The only thing I can say with certainty is continuity of uncertainty. Everything is unpredictable, faster, questionable. तो आपके जैसे बोला ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। ये सारे चेंजेस आपको स्ट्रक्चरली चेंजेस हो रहे हैं और दिस इज़ लाइक वॉलेटिलिटी हम जो अभी मार्केट में देख रहे हैं ये वॉलेटिलिटी एक्सटेंड होगा एंड देन द सेम काइंड ऑफ पाथवे वी विल फॉलो। So markets तो हमेशा volatile रहे और हमेशा volatile रहेंगे last so many years. हर साल कुछ ऐसा हुआ है जो absolutely unexpected था. बट कई चीज़ें ऐसी है जो आपको हेडलाइन में लगता है कि तो कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट शायद लंबे समय में उतना ज़्यादा नहीं होगा। एक है डिफेंस स्पेंडिंग सब जगह बढ़ रही है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, हर कंट्री को लगता है कि हम दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग रिलेटेड इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो एक यूनिपोलर एक बड़ी पावर थी, वहाँ से विश्व एक मल्टीपोलर बन रहा है। एक्सेस ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, from north to south. This world is geopolitically realigning. The AI is one of the most transformation force. Anything which is dull, drudging, dangerous will not be done by human beings. So India will provide like 20 crore additional labor, additional like working hands. अगले 20 साल में मोटा मोटी इंडिया में 20 करोड़ लोग करीब एंटर होंगे वर्किंग एज ग्रुप में, वर्किंग क्लास में। तो 3 तरह के रिस्क होती है। एक होती है नोन, एक होती है नोन अननोन और एक होती है अननोन अननोन। सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं इन्वेस्टर कि बहुत ग्रीडी हो जाते हैं या बहुत फियरफुल हो जाते हैं। कभी भी लाइक लुकिंग एट द पास्ट रिटर्न एंड देन इन्वेस्टिंग, वैसा नहीं होना चाहिए। सो पैसा बनाने का एक ही फॉर्मूला है, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, बाकी शॉर्टकट में ढूंढिए। सो हियर जियोपॉलिटिकल डेफिनेटली हम सब बात कर रहे हैं आज की डेट में, बट आपके थॉट प्रोसेस से कौन सा ऐसा रिस्क है जो लोग आज की डेट में इग्नोर कर रहे हैं, दे आर नॉट वॉचिंग दैट एज अ रिस्क? जब सब कुछ इतना रैपिडली चेंज हो रहा है, वेदर इट्स टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और कैपिटल फ्लोज, तो मार्केट में सिग्नल्स कैसे ढूंढें और सबसे इम्पॉर्टेंट कहाँ इन्वेस्ट करें? आई एम रितु पोदार एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ माइंड्स बिहाइंड इन्वेस्टिंग। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है बिकॉज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे मार्केट वेटरन से जिन्होंने डिकेड्स में डिफरेंट मार्केट साइकिल्स को डिकोड किया है। लेट्स मीट मिस्टर नवनीत मुनोत। ही इज़ MD एंड CEO एट HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन्होंने डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को लीड किया है और ये ऑलवेज बिलीव करते हैं दैट इंडिया में लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही फैक्टर्स पे जैसे टेक्नोलॉजी एंड जियोपॉलिटिक्स इंडिया में कैसे शेप अप हो रहे हैं, वॉलेटिलिटी के बीच में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं और आने वाला समय इन्वेस्टर्स के लिए कितना क्रूशियल है। सो लेट्स मीट मिस्टर नवनीत मुनोत। सो वेलकम टू द शो सर। क्विकली अगर हम देखें तो हेडलाइंस न्यूज़पेपर में रोज चेंज हो रहे हैं एंड द फैक्टर्स ऑल्सो एवरीडे चेंजिंग। कौन से ऐसे अंडरलाइंग फैक्टर्स आपको लगते हैं जो अपकमिंग मार्केट्स में हम लोग देख सकते हैं जो मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे? वो चाहे अभी फ्लेवर में हो या प्रोबेबली नहीं भी हो सकता है। सो कभी भी कोई मुझे पूछता है कि पूरे विश्व को देखते हुए आपको क्या लगता है, तो मैं कहता हूँ द ओनली थिंग आई कैन से विद सर्टेनिटी इज कंटिन्यूटी ऑफ अनसर्टेनिटी। इतनी अनसर्टेनिटी है और आपने सही कहा कि अगर आप रोज़ हेडलाइंस देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा तो कभी हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते थे, और समथिंग लाइक दैट हैपन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो बहुत सारा चेंज हो रहा है दुनिया के बारे में। मैं 3 चीज़ें कह सकता हूँ। सबसे पहला, एवरीथिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल। एंड अगर लास्ट के 5 साल देखोगे अगर आप, तो लाइक हर साल कुछ ऐसा हुआ है जो साल के शुरू में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। एवरीथिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल, एवरीथिंग इज़ फास्टर, चेंज इज़ ऑल्सो हैपनिंग लाइक मच फास्टर दैन द नॉर्मल साइकिल्स दैट यूज्ड टू हैपन। एंड थर्ड इज़ एवरीथिंग इज़ क्वेश्चनेबल। बिकॉज आप जब इतनी हेडलाइंस देख रहे हैं और 24/7 वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पर इट्स नॉट ओनली द टीवी और न्यूज़पेपर, बट इट इज़ ऑल्सो लाइक व्हाट्सएप एंड द मेटा एंड एक्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपको नहीं पता है कि कौन सा सिग्नल है, कौन सा
reality like जिसको impact होगा, how to really differentiate between what is important and what is not important. So these are like three big things. But world में there are many changes. World is geopolitically realigning. बहुत ज़्यादा मुझे उसमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. Everybody can relate to it. World is demographically diverging. Large part of the world is aging. और एक कुछ दूसरा part है world का, जैसे इंडिया है या अफ्रीका है, जहाँ पर अभी भी demographic growth है. World is digitally redesigning. Technological changes इतने हो रहे हैं. World will also have to decarbonize. Climate change is for real. Everybody can feel it. World will have to deleverage. Particularly जो developed countries हैं वहाँ पर debt levels इतने ज़्यादा हैं. इन कहीं ना कहीं इन सब uncertainty की वजह से, उनके debt levels की वजह से, लोगों के भय की वजह से, आप देख सकते हैं जो gold and silver prices में हो रहा है for last few months and all that. So there is a lot that's happening. But underlying that, I'll give you two things, some of the things that get missed out. One is there is a big investment cycle in the world, which is driven by four things. एक है डिफेंस स्पेंडिंग सब जगह बढ़ रही है. एक है क्लाइमेट चेंज की वजह से, चाहे वो ईवी ट्रांजिशन हो या एनर्जी ट्रांजिशन हो, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है. सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, हर कंट्री को लगता है कि हम दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें हमारे यहाँ बनाना पड़ेगा. तो कई बार जब लोग कहते हैं कि डी ग्लोबलाइजेशन होता है, मैं बोलता हूँ ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ लोकलाइजेशन है. हर एक को लगता है मेरे को अपने यहाँ सप्लाई चेन सिक्योर करनी चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा है एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग रिलेटेड इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है. तो ये चार फोर्सेस की वजह से एक तरफ ऐसा है कि बहुत अनसर्टेनिटी है, बट मुझे लगता है कि नए इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, एंड देयर आर lot of interesting things happening on the other side. And I'm sure we can also discuss about changes in India, transformational changes in India also. ये मैं आपको ग्लोबल लेवल पे कुछ बता रहा हूँ. Yes. तो आपका जैसे बोला ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे चेंजेस आपको स्ट्रक्चरली चेंजेस हो रहे हैं, और दिस इज लाइक वॉलेटिलिटी हम जो अभी मार्केट में देख रहे हैं, ये वॉलेटिलिटी एक्सटेंड होगा, एंड देन द सेम काइंड ऑफ पाथवे वी विल फॉलो. So markets तो हमेशा volatile रहे और हमेशा volatile रहेंगे. Some of these changes are very structural and very transformational. एक वर्ल्ड ऑर्डर था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, और जो इंस्टीट्यूशंस थे, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया. There were like few large powers, particularly यूनाइटेड स्टेट्स. एक फाइनेंशियल सिस्टम है दुनिया का, एक पॉलिटिकल सिस्टम है दुनिया का, एंड सडनली लास्ट फ्यू ईयर्स इट लुक्स लाइक बहुत कुछ डिसरप्ट हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है. सो इट इज़ लाइक वेरी वेरी स्ट्रक्चरल. बट कई चीज़ें ऐसी है जो आपको हेडलाइन में लगता है कि तो कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट शायद लंबे समय में उतना ज़्यादा नहीं होगा. अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी, वो एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है. डिजिटलाइजेशन एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है जो बहुत परिवर्तन ला रहा है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज है इंडिया में. और इन सब की वजह से, चाहे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, चाहे ईज़ ऑफ लिविंग है, फाइनेंशलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है, डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंस है, ये सब लाइक बहुत बड़े अंडरलाइंग बिग फोर्सेस हैं. तो एक है कि आप डे टू डे मार्केट देखिए, आई मीन वीक ऑन वीक और मंथ ऑन मंथ इकॉनमी की न्यूज़ पढ़िए या पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़िए, बट अंडरलाइंग बहुत सारे बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल अच्छे चेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं. ओके, आपने वर्ड की बात करी कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड में. सो ये वर्ल्ड में जो हो रहा है वो पावर शिफ्ट हो रहा है, और अगर हम बात करें ओवरऑल, सो आप कैसे इस पूरा डायनेमिक्स को देखते हैं, और इसका इन्वेस्टर्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आ सकता है? सो 18वीं 19वीं शताब्दी में इट वाज यूके और स्टर्लिंग की पावर थी. यूके एक वाज अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड. 20th सेंचुरी बिलोंग टू यूनाइटेड स्टेट्स. डॉलर हैज़ बीन लाइक अ रिजर्व करेंसी. डॉलर के अंदर ही सारा ट्रेड होता है, दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम, एवरीथिंग इज डिनोमिनेटेड इन डॉलर. यूएस हैज़ बीन अ लार्ज मिलिट्री पावर, लार्ज इकोनॉमिक पावर, लार्ज फाइनेंशियल पावर. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 21st सेंचुरी में कुछ शिफ्ट हो रहा है, लाइक द एक्सेस ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट,
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सो दुनिया में वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट मुझे लग रहा है कि अगर आप एशिया देखोगे, इंडिया, चाइना, सम ऑफ दीज इकोनॉमीज, हम लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। जो इकोनॉमीज़ है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ ऑलरेडी हैं, उनके कंपैरिजन में एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज के 10 साल पहले हम लोग 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, अभी हम 5th और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे कुछ सालों में। अगर हमारे मार्केट का साइज़ भी देखें तो उसी तरह से ग्रो हो रहा है। और हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक्स, जैसे मैंने पहले बताया, वर्ल्ड इज़ डेमोग्राफिकली डाइवर्जिंग, तो बहुत डिफरेंस है बिटवीन अस एंड सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्री जो जहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन है। उनके यहाँ पे लेवरेज बहुत ज़्यादा है, पब्लिक डेट का लेवल बहुत ज़्यादा है। इंडिया में डेट लेवल्स एज अ कंट्री आर अंडर कंट्रोल। सो बहुत सारे पोटेंशियल है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Okay. Can we say like it's like a multipolar kind of dynamics is creating, or is it's like just creating the instability in the हाँ, सो एक बड़ी पावर थी यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ से अभी वो और आइसोलेशनिस्ट हो रहे हैं वो लोग, और इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड दैन द वे दे हैव लुक्ड एट द वर्ल्ड लास्ट 75-80 सालों में। तो अभी बहुत परिवर्तन है विश्व में। तो मुझे लग रहा है कि जो एक यूनिपोलर एक बड़ी पावर थी, वहाँ से विश्व एक मल्टीपोलर बन रहा है, और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है। ईयू अपने यूरोपियन यूनियन को सडनली लगा कि उनकी एनर्जी के लिए रशिया पर बहुत डिपेंडेंस थी एंड दे पेड अ प्राइस। उनकी डिफेंस की यूएस पर डिपेंडेंस थी, दे पेड अ प्राइस। उनकी चाइना पर बहुत डिपेंडेंस है ट्रेड और सप्लाई चेन के लिए, एंड दे में पे अ प्राइस। तो भी वो लोग कुछ दूसरा सोच रहे हैं। सिमिलरली मुझे लगता है कि पूरे विश्व में नए ब्लॉक्स इमर्ज होंगे। ब्रिक्स इज जस्ट वन ऑफ देम, एंड देयर विल बी लाइक मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लॉक्स इमर्ज होंगे। नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, नए ब्लॉक्स बनेंगे ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स, बिकॉज ये बहुत बड़ा पावर शिफ्ट है फ्रॉम लाइक यूएस as a unipolar big power in the world to now multipolar, and then maybe अगले 50-100 साल के बाद I hope भारत becomes a large power in the world in every sphere. So here geopolitical definitely हम सब बात कर रहे हैं आज की डेट में, बट आपके थॉट प्रोसेस से कौन सा ऐसा रिस्क है जो लोग आज की डेट में इग्नोर कर रहे हैं, दे आर नॉट वॉचिंग दैट एज अ रिस्क? आप पिछले 5 साल देखिए, 2020 के शुरुआत में किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस साल हम 100 साल में सबसे बड़ा हेल्थ क्राइसिस देखेंगे, सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस देखेंगे। 2021 में द सेकंड वेव जो थी कोविड की, इट वाज इवन मोर लीथल। 2022 के शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम यूरोप के हार्ट में इतनी बड़ी वॉर देखेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सबसे बड़ी वॉर, लाइक रशिया यूक्रेन। 22 में किसी ने नहीं सोचा होगा साल के शुरुआत में कि इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप वगैरह में 8-9-10% का इन्फ्लेशन हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स इतनी बढ़ जाएगी। तो हर साल आपका कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, एंड आई कैन गो ऑन लास्ट सो मेनी ईयर्स। हर साल कुछ ऐसा हुआ है जो एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड था। तो 3 तरह की रिस्क होती है। एक होती है नोन नोन, एक होती है नोन अननोन, और एक होती है अननोन अननोन। एंड मैं सोचता रहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो हर साल इतनी सारी अननोन रिस्क कहीं ना कहीं से उभर कर आ जाती है। सो इन्वेस्टर्स नीड टू बी cognizant of that. Okay. So asset allocation versus stock picking. So what is the most important thing, and going forward अगर हम कोई भी एक ऐसी एसेट क्लास की बात करते हैं जो मोस्ट अनरेटेड है आज की तारीख में, और इन्वेस्टर्स आर नॉट गिविंग अ गुड अटेंशन ऑन दैट एसेट क्लास, कौन सा होगा वो? So ऐसा कहा जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ ओनली फ्री लंच अवेलेबल। तो बेस्ट तो यही है कि आप अक्रॉस एसेट क्लासेस डाइवर्सिफाई करें, बट वो ईच इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। ईच इंडिविजुअल का लाइफ गोल्स, योर टाइम होराइजन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग एसेट एलोकेशन है। बट इंटरेस्टिंगली इन्वेस्टर्स एक गलती जो करते हैं, वो लास्ट 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न देखते हैं और अकॉर्डिंगली फिर अपना एसेट क्लास एडजस्ट करते हैं। वो तो उल्टा होना चाहिए। आपने पहले एक एसेट एलोकेशन अपना निर्धारित कर दिया, उसके बाद अगर एक एसेट ने ज़्यादा अच्छा किया है
यू हैव टू बुक प्रॉफिट एंड रीबैलेंस इट रादर देन द अदर वे अराउंड। तो मैं देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल कई लोगों ने जिन्होंने गोल्ड या सिल्वर में एलोकेट नहीं किया था, अभी बिकॉज दोनों एसेट क्लास ने काफ़ी अच्छा किया है पिछले कुछ क्वार्टर से, तो सडनली पीपल आर इंक्रीजिंग द एलोकेशन। उनको लग रहा है तो हर साल होता रहेगा। बट अगर सिल्वर का रिटर्न एक साल में अगर 200% है या सोने का रिटर्न इतना ज़्यादा है, वो तो उसको मिल गया जिसने पिछले साल निवेश किया था। आज वाले को वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, वो तो आगे फ्यूचर में क्या होगा वो आपको मिलेगा। तो कभी भी वो रिसेंसी बायस नहीं होना चाहिए, कभी भी लाइक लुकिंग एट द पास्ट रिटर्न एंड देन इन्वेस्टिंग, वैसा नहीं होना चाहिए। एक एसेट एलोकेशन आपने निर्धारित कर दिया, उसके बाद रेगुलर रीबैलेंसिंग करते रहना चाहिए। सिक्योरिटी सिलेक्शन का इम्पोर्टेंस इंडिया में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। अगर आप जैसे हमारा फंड हाउस देखोगे, एचडीएफसी, एएमसी, हमारे बहुत सारे फंड हैं जो 20, 25, 30 साल से एग्जिस्टेंस में है। लाइक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है जो 30 साल से ज़्यादा हो गए, बैलेंस एडवांटेज फंड है जिसको 30 साल से ज़्यादा हो गए, और उनमें आप देखोगे कि बाजार का एक रिटर्न था लेकिन उसके ऊपर काफ़ी अल्फा इज़ रिटर्न माइनस द बेंचमार्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो कहाँ से आया? वो आया क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन अच्छा था ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर पेशेंस हो, अगर अच्छा रिसर्च रिसोर्सेज हो, रॉबस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, तो भारत में सिक्योरिटी सिलेक्शन में बहुत संभावना है, बिकॉज इतना बड़ा स्टॉक यूनिवर्स है। एंड इफ़ यू आर अ गुड स्टॉक पिकर तो सिक्योरिटी सिलेक्शन में भी बहुत संभावना है। ओके, सो यहाँ से एक क्वेश्चन, लाइक स्पेसिफिकली बोला जाता है कि लार्ज कैप में जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं वहाँ पर अल्फा क्रिएट करना डिफिकल्ट है। व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? नहीं, आई थिंक सो। अलग अलग तरीके होते हैं अल्फ़ा जनरेट करने के लिए, हर एक फंड हाउस का अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। तो एक है कि अगर एक होता है टाइम आर्बिट्राज। हालांकि लार्ज कैप स्टॉक्स हैं तो आप एज्यूम करेंगे कि वो तो बहुत वेल रिसर्च्ड है, सबको सब कुछ पता है। बट उसके अंदर भी क्या होता है दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। कई इन्वेस्टर होंगे जो आज की न्यूज़ को देख के रिएक्ट कर रहे हैं, और अगर हम इसको कहते हैं टाइम आर्बिट्राज, अगर हमारा फंड मैनेजर अगल उसका जो इम्पैक्ट है 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में वैसा देख रहा है एंड थिंकिंग डिफरेंटली, नॉट रिएक्टिंग बट रेस्पॉन्डिंग राइटली, तो देर आर अपॉर्चुनिटीज़। रिसर्च आर्बिट्राज होता है। हालांकि ऐसा लगेगा कि लार्ज कंपनीज के बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन जब आप डाइवर्जेंस देखेंगे रिटर्न्स में, तो टॉप 100 स्टॉक्स में भी हर साल आप देखोगे कि बहुत डिफरेंस है। इनफैक्ट सेम सेक्टर में भी, सपोज आप आईटी सेक्टर देखोगे और पिछले 25 साल का टॉप 5 कंपनीज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक विद इन द सेक्टर एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक विद इन द सेक्टर, तो आपको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। तो वेदर इट्स थ्रू दी मार्केट टाइमिंग तुम ज़्यादा नहीं करते, बट थ्रू दी सेक्टर एलोकेशन एंड इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन, अल्फा अपॉर्चुनिटी सब जगह हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। चेंजेस बहुत क्विकली हो रहे हैं, आपने भी बोला। सो एआई इज़ वन ऑफ द टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन एंड ऑल हो रहा है। कहाँ पर ये एआई सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, एंड कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे, प्रोबेबली स्किल्स होंगी जहाँ पर एआई कैन इम्पैक्ट द मोस्ट? मैं सोच रहा हूँ ऐसा कौन सा होगा जहाँ पर इम्पैक्ट नहीं होगा। चलिए आप वो बता दीजिए जहाँ नहीं होगा। आई थिंक काफ़ी जगह परिवर्तन होंगे उसकी वजह से। एआई इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स। मैं एक एनुअल आर्टिकल लिखता हूँ, पर्सन ऑफ द ईयर, 20-22 साल से ज़्यादा हो गया एक्चुअली। तो उसमें 2022 में जेन एआई मेरा पर्सन ऑफ द ईयर था कि ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स है। तभी तो शायद लोगों ने नया नया चैट जीपीटी आई डोंट नो सुना था कि नहीं सुना था। बट आप पिछले 2-3 सालों में भी देखिए कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और हर स्फेयर में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड पर इफ़ यू गो बैक एंड सी ए पैरेलल विथ लाइक इंटरनेट रेवोल्यूशन, सो 90s में जब इंटरनेट आया और बहुत परवेसिव हो गया, तो उसका इम्पैक्ट हर एक क्षेत्र पे देखने को मिला है। चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज, अब कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, इंटरनेट हैज़ इम्पैक्टेड us, it has connected us in a different manner, whether it's our way of living, our way of working, our way of like conducting business, communicating, everything has got impacted with the internet. I think AI is also a very very transformation force, and उसका कई जगहों पर असर होगा। और आई थिंक जो लोग AI को लेवरेज कर पाएंगे, अगर आपने इंटरनेट को अच्छे से लेवरेज किया, देन आपके बिजनेस में
you could make lot of changes that otherwise were not possible. तो similarly I think जो भी AI को अच्छे से adapt करेंगे, adopt करेंगे, तो बहुत potential है. ओके आपने अपने पर्सन ऑफ द ईयर में इंडिया को एस्पिरेशनल एआई यूज केस के लिए No, बोला I said AI का एक definition है artificial intelligence, which is like AI, है but the other AI for me is aspirational India. ओके ओके सो ऐसा कौन सा ऐसा कौन सी चीज जो इंडिया को करना चाहिए विच कैन इंडिया कैन अवेल दिस काइंड ऑफ अ मोमेंट So in India can be a use case capital of the world in AI. So अगर आप इंटरनेट देखोगे तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हुए फाइबर में, नेटवर्क में, वो सब चीज़ों में, भारत ने वो नहीं किया. लेकिन हमने उसको इंटरनेट की वजह से हमारे यहाँ पर लेट्स से व्हाट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कुड डू, व्हाट फाइनेंशियल सर्विसेज कुड डू, व्हाट लेट्स से लॉट ऑफ न्यूअर बिजनेस मॉडल्स हैव कम. द गवर्नमेंट का लास्ट माइल डिलीवरी डिजिटलाइजेशन होने से, इंडिया स्टैक जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो बहुत सारे जिसको कहते हैं ना हिंदी में आमूल चूल परिवर्तन हो गए इंटरनेट का. आई थिंक एआई से भी सिमिलर चीज़ है. तो भारत कई चीज़ों में बहुत लीप फ्रॉग कर गए हम. हमारे यहाँ पर बैंक ब्रांचेस नहीं थी, अभी सबके पास यूपीआई या बैंक ब्रांच इन मोबाइल फ़ोन आ गई. हमारे यहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं आए कई दशकों तक, और हम सीधे स्मार्टफोन पे चले गए. अभी हर एक के पास कंप्यूटर है. हमारे पास टेलीफोन नहीं था, अभी हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है. सो आई थिंक एआई कैन ऑल्सो हेल्प अस इन सॉल्विंग लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑफ सोसाइटी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे लॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लाइक मैनी लैंग्वेजेस, राइट. अभी आपस में कम्युनिकेट करना कई जगहों पर फॉर सेवरल बिजनेसेस और गवर्नमेंट के लिए भी सडनली नाउ यू हैव भाषिनी और लेट्स से एआई यूज़ करके अगर आप जैसे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं और एक कंटेंट बना रहे हैं, आप इसको कुछ ही मिनटों में कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में सुन सकता है. आज कोई आसाम में है, वो अगर बॉम्बे में कोई डॉक्टर से सलाह कर रहा है, तो वो हो सकता है पेशेंट असमीज़ में बोले, डॉक्टर इंग्लिश में जवाब दे और वापस उनको असमीज़ में समझ में आ जाए. एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, बट आप सोचो कितना कुछ किया जा सकता है उसके साथ. ओके आपने स्टार्ट में बोला था दैट इंडिया का जो एक बेनिफिट पॉइंट है वो है इंडिया का डेमोग्राफिक. ऑफ कोर्स. सो ये एडवांटेज जो इंडिया को मिल रहा है वो कौन से एरिया में और कौन से सेक्टर्स में प्रोबेबली जहाँ पर बहुत ज़्यादा हम चेंजेस देख सकते हैं, और आपका उस पे क्या थॉट है? हर जगह पर आप देखोगे वर्ल्ड में ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पॉपुलेशन इज़ एजिंग. यूरोप में आप देखिए तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, जापान में बहुत फास्ट डिक्रीज़ हो रही है, चाइना हैज़ स्टार्टेड लाइक आई थिंक द पॉपुलेशन पीक हो गई है, तो पिछले 2 साल से वहाँ पर हर साल पॉपुलेशन गिर रही है. यूएस में इमिग्रेशन की वजह से बढ़ रही थी, लेकिन अभी बिकॉज दे हैव टर्न वेरी एंटी इमिग्रेशन, तो वहाँ भी शायद हो सकता है कुछ वर्षों में अनलेस वो इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज करें तो पॉपुलेशन कम होना चालू हो सकती है. हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि पूरी पॉपुलेशन का परसेंटेज पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप जो 16 के नीचे 18 के नीचे वो डिपेंडेंट है, या ऊपर 60-65 के ऊपर डिपेंडेंट है, बट द नंबर ऑफ पीपल who will enter the working age that is going to increase for next 20 years or so. अगले 20 साल में मोटा मोटी इंडिया में 20 करोड़ लोग करीब एंटर होंगे वर्किंग एज ग्रुप में, वर्किंग क्लास में. सो इंडिया विल प्रोवाइड लाइक 20 करोड़ एडिशनल लेबर, एडिशनल लाइक वर्किंग हैंड्स, और उतने ही लोग चाइना में वर्किंग पॉपुलेशन से निकल जाएंगे. तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन मैनी बिजनेसेस. तो वर्ल्ड में one of the big supplier of labor force and one of the big supplier of new consumers in the world India will provide. तो आप देख रहे हैं लाइक सर्विस सेक्टर में because of large number of educated people, large number of trained people, there are opportunities on services exports. इंडिया का शेयर बढ़ता जा रहा है. हम GCCs की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्टोरीज सुनते रहते हैं. ऑलमोस्ट लाइक फॉर्च्यून 500 में बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं करीब करीब उन सबके GCC होंगे. सिमिलरली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड, पर्टिकुलरली जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो धीरे धीरे जहाँ पर
ऑटोमेशन का रोल कम है इन टेक्सटाइल गारमेंट इज़ लाइक क्लासिक और मे बी मैनी अदर इंडस्ट्रीज़ या हैंडीक्राफ्ट्स हैं या बहुत सारी ऐसी है जहाँ पर एक मैनुअल लेबर चाहिए, तो उसमें इंडिया के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप बोल रहे हैं कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग होंगे जो वर्किंग पॉपुलेशन में आएंगे, एंड ये it is 20-25 साल में। yes. So and AI also will be at that time its peak. दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, वो आप कैसे, आई मीन वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो आई रिमेंबर काफ़ी लोग सोचते हैं सो एआई विल इम्पैक्ट जॉब्स फॉर श्योर। मैं भूल गया, आई थिंक देयर इज़ अ वेरी गुड लाइन आई रेड दैट whether whether AI will take away jobs or the people who don't use AI उनका जॉब जरूर उस पर इम्पैक्ट हो जाएगा। सो वी हैव टू लेवरेज। बट आप कभी भी हिस्ट्री में जाएंगे जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हॉर्स कैरेजेस थे बिफोर ऑटोमोबाइल्स, तो अगर आपने खाली हॉर्स कैरेज चलाना ही सीखा है या आपने एक हॉर्स कैरेज बनाना या मेंटेन करना सीखा है और जब ऑटोमोबाइल्स आ गए तो आपके जॉब पे इम्पैक्ट पड़ा। बट ऑटोमोबाइल्स ने अल्टीमेटली जॉब इंक्रीज किए, इमीडिएट डिस्रप्शन हुआ होगा, बट एज कनेक्टिविटी इम्प्रूव मैनी ऑफ द न्यूअर थिंग्स हैपन, तो उसने इम्प्रूव किया। तो हर टेक्नोलॉजी एक डिसरप्ट करती है। तो शायद मैंने लिखा था कि एनीथिंग विच इज़ डल, ड्रेजिंग, डेंजरस विल नॉट बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स। एंड 3 तो ये है ही। चौथा है इवन कॉग्निटिवली डेलिबरेटिव भी जो है, हो सकता है वो भी काफ़ी सारे जॉब्स नहीं रहे, पर नई चीज़ें आएगी। अगर सपोज एआई की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से पीपल हैव मोर फ्री टाइम, आप जो काम 2 घंटे में करें अगर आप वो 5 मिनट में करते हैं तो आप 2 घंटे कुछ तो करेंगे। तो हो सकता है लीजर एंड एंटरटेनमेंट वहाँ पे लोगों का और ज़्यादा समय जाए। तो मैंने लिखा था कि आने वाले समय में कई सारे ऐसे जॉब जहाँ पर टुडे यू यूज़ ब्रेन्स प्रोसेसिंग पावर, वो तो एआई 1 सेकंड में कर देगा जो आप कई घंटों में कर रहे हैं। बट जो चीज़ें हाथ से होती है जिसमें कुछ कलाकारी है, जो चीज़ें दिमाग दिमाग मीनिंग नॉट द ब्रेन बट द माइंड, जहाँ पर इमोशन है, स्टोरी टेलिंग है, वो शायद और बढ़ जाए। इनफैक्ट आई रोट दैट देयर इज दिस पीएम विश्वकर्मा स्कीम, उस पर गवर्नमेंट को बहुत एलोकेशन बढ़ा देना चाहिए बिकॉज एक्चुअली दोज जॉब्स विल फ्लरिश। इंटरेस्टिंग। सो जस्ट कनेक्टिंग टू दिस, इस टाइम में जो इतना इंटरेस्टिंग टाइम जो आगे आने वाला है, इन्वेस्टर्स और इवन एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह का माइंड शिफ्ट करना चाहिए सो दैट एटलीस्ट यू नो दे कैन, जो भी जॉब वो कर रहे हैं प्रोबेबली उसमें वो रेलेवेंट रहे, इवन इन देयर फाइनेंशियल वर्ल्ड आल्सो दे शुड बी रेलेवेंट। सो डार्विन का एक फेमस कोट है दैट इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज और नॉट द फास्टेस्ट ऑफ द स्पीसीज, इट्स द मोस्ट एडेप्टेबल आर द वंस हु सर्वाइव एंड थ्राइव। तो वो तो हमेशा सत्य रहा है कि यू हैव टू अडेप्ट टू द न्यू रियलिटी, राइट। अब जिन लोगों ने अगर टाइपराइटर ही सीखा था या स्टेनोग्राफी सीखी थी तो वो तो चेंज हो गया जब कंप्यूटर्स आ गए। अब नया एआई आएगा तो और चेंजेस होंगे। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्न, अनलर्न, रीलर्न, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो ह्यूमैनिटी के लिए हमेशा रहा है और वो हमेशा रहेगा। बट इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उस सेम चीज़ बोलेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सो फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ इन्वेस्टिंग डोंट चेंज। वो 100 साल पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे ही हैं। वो शायद चेंज नहीं होंगे अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग के। बट उसके अंतर्गत बहुत सारे जो ये परिवर्तन हमने डिस्कस किए, इफ़ यू डोंट कीप दैट इन माइंड एंड यू जस्ट एक्स्ट्रापोलेट पिछला 10-20 साल, तो वो शायद कहीं ना कहीं हम गलती कर जाएंगे। ओके, सो अभी मैं आपसे एकदम फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूंगी। सो आफ्टर 20 years, अगर आप यू नो if you are there in the market, and I am sure you will be, and you will see that the behind at 20 years की backward way में जाके आप इंडिया को देखते हैं, what all the factors you see that हाँ ये चीज़ें इंडिया ने सही करी थी और करना चाहिए था, and उसका बेनिफिट इंडिया को मिला? So J.K. Galbraith ने कहा there are 2 kinds of forecasters, one who don't know, the other who don't know that they don't know. So मैं दोनों नहीं होना चाहता। सो किसी को भी नहीं पता ऑनेस्टली, इतने परिवर्तन हो रहे हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। बट एक चीज़ है कि हमारी जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है हज़ारों सालों से एज ए सोसाइटी, हमारी जो एक सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, हमारा जो एक एंशिएंट विजडम है,
हमारी जो एक कल्चर है, सिविलाइजेशन है, ये हज़ारों सालों से बनी है। हम विश्व की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति थे, विश्व की एक बड़ी राजनीतिक शक्ति थे, विश्व की एक बड़ी सैन्य शक्ति थे। हमारा जो ये पूरा मैरीटाइम अगर आप असेट्स देखेंगे और हमारा जो प्रभाव था विश्व के हर कोने में, चाहे वो गणित हो या विज्ञान हो या कला, संस्कृति, स्थापत्य, एवरीवेयर इंडिया हैज़ लाइक सच अ बिग इम्पैक्ट ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। काफ़ी उसमें से डॉक्यूमेंटेड है, काफ़ी उतना अच्छा डॉक्यूमेंटेड नहीं है। आई थिंक धीरे-धीरे वर्ल्ड विल रियलाइज़ करेगा कि भारत एक ऐसी शक्ति था। हमारे कुछ ऐसे दशक नहीं कहूँगा, कुछ शताब्दियाँ निकली जहाँ पर हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया। सो हम शायद टिल 18th सेंचुरी हम 25-30% ग्लोबल जीडीपी का था, वहाँ से हम नीचे आते-आते 2% पर आ गए। मुझे लगता है कि अगले 200-300 सालों में, 20-30 साल ही नहीं बल्कि अगले व्हाटएवर 100-200 सालों में शायद हम वहीं जा रहे हैं। पहले जब आपने पूछा सबसे बड़ा परिवर्तन दुनिया में, तो मुझे लगता है कि वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से साउथ एक्सेस शिफ्ट हो रहा है। उसमें आई थिंक इंडिया विल कम आउट एज अ लीडर एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट दैट ग्लोरी बैक वेयर वी वर। सो इंडिया के लिए कहा जाता है, जैसे हमने सुना है कि भाई हम सोने की चिड़िया थे, विश्व के सबसे अच्छे शहर भारत में थे और इतना ज्ञान और विज्ञान भारत से निकला है। सो शायद हम कहीं ना कहीं आई थिंक वो एक डिटर्मिनेशन आ रहा है, एक वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है और आई थिंक हम सही दिशा में हैं। तो 20-25 साल बाद हमारा प्रभुत्व बढ़ेगा, हमारा और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है भारत का और दूसरी इकोनॉमिक पावर्स का या पॉलिटिकल पावर्स का, सो देव ऑलवेज बीन, जितनी भी बड़ी पावर्स हुई हैं पिछले अगर कुछ शताब्दियों में देखोगे, दे वर वेरी इम्पीरियल इन नेचर। वो कुछ दूसरे को जीतना चाहते हैं, जबकि भारत इज़ लाइक वसुधैव कुटुम्बकम, होल प्लेनेट इज़ माई फैमिली, होल वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। सो आवर थिंकिंग इज़ वेरी डिफरेंट। हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया है Very true. बिना कारण के। So, यहाँ पर my last question to you is definitely बहुत सारे changes हो रहे हैं, the kind of a growth हम इंडिया के लिए जो expect कर रहे हैं and probably आने वाले समय में, इसमें MFD's point of view से वो कितना relevant रहेंगे and what kind of a growth they can see, and at the same time investors को ये market, ये scenario और इंडिया का जो आने वाला जो समय है उसको उसमें कितना बिलीव रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आज की तारीख में आपको नॉलेज या आपको डेटा इंफॉर्मेशन तो बहुत मिल जाता है आपके निवेशक के पास। मिनट से मिनट लेके आज पूरे विश्व में पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इकॉनमी में क्या हो रहा है, मार्केट्स में क्या हो रहा है, ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन है। बट मैं हमेशा कोट करता हूँ कि डेटा इज़ नॉट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज़ नॉट नॉलेज, नॉलेज इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट विजडम। अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएट होता है विजडम से। और उसमें एक बड़ा रोल है कि सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं इन्वेस्टर कि बहुत ग्रीडी हो जाते हैं या बहुत फियरफुल हो जाते हैं। तो उसमें एक रोल है किसी का। तो जो एमएफडी है आपको समझना और इंश्योर करना कि आप ना तो एक एक्सट्रीम पे जा रहे हैं और ना एक दूसरे एक्सट्रीम पर जा रहे हैं, ना आप रिएक्ट कर रहे हैं हर न्यूज़ पर, बल्कि आप राइट तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आई थिंक उसके लिए एक गाइड चाहिए, एक अगर मैं कहूँ सारथी चाहिए। अगर आप विश्व के सबसे अच्छे धनुर्धर हैं अर्जुन जैसे भी, तो भी आपको एक सारथी चाहिए जो आपको गाइड करता है। तो वो मुझे लगता है कि रोल एमएफडी का है, आपको समझना और आपको गाइड करना और आपके जो गोल्स हैं उन गोल्स को आप अचीव कर सकें। तो उसमें एमएफडी का बड़ा रोल है और वो रोल बढ़ेगा। अभी कई जने सोचेंगे कि मैं तो एआई से पता कर सकता हूँ, अगर मेरे को किसी फंड के बारे में जानना है, मेरे को एसेट क्लास के बारे में जानना है, मेरे को मार्केट के बारे में जानना है, तो आप चैट जीपीटी पे या किसी पे भी क्वेश्चन डाल दीजिए, वो बहुत अच्छा सा आंसर आ जाएगा। बट सिर्फ जानने से नहीं होता। आई थिंक सबसे बड़ा जो बिहेवियर है उसमें वो चैट जीपीटी शायद आपकी हेल्प नहीं कर पाए ज़्यादा। So one trend that is overhyped and one is underrated. Both AI. So on one side it is overhyped in markets, on another side it is underhyped in terms of the impact on many things. And one trend that will define the next decade. Oh, there are many. I think India will do very well. AI, definitely threat or tool.
I think both, because it's a threat in a sense that if you're not adapting to it, then it can be a threat, but it can be a wonderful tool if you use it right. Okay, equity market in next 10 years? Will be, if I'm talking about India, then higher in terms of where the markets would be, wider in terms of breadth, deeper in terms of depth. One belief investors must unlearn. सो पैसा बनाने का एक ही फॉर्मूला है, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, बाकी शॉर्टकट में ढूंढिए. One skill every young professional should start building up. मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो ब्रेन करता है वो शायद एआई आपकी हेल्प कर देगा. एवरीबडी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन बिल्डिंग द राइट ब्रेन. राइट ब्रेन इज़ लाइक क्रिएटिविटी, लेफ्ट ब्रेन इज़ एनालिटिकल. I think everybody should work a lot more on building creativity. That skill will be very important going forward. Okay, one mantra you will buy? So our chairman, Mr. Deepak Parekh, says life is all about like 3 words: learn, earn, return. So keep learning, keep earning, which is not about money alone, but it's about network, it's about reputation, it's about many things, but keep returning. And more you return to the society, more it will come back to you. Thank you, sir. Thank you for giving us insights Royal Global till the investors' behavior. Thank you for your insight. Thank you so much.